नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह-आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय जौहर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स की यूजी क्लास की लेक्चर सीरीज में आज हम पिछले वीडियो का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आयताकार विभव बोधिका के लिए जब आपतित कण की ऊर्जा विभव से कम होती है अर्थात E लेस देन V0 होती है, उसका केस हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके लिए हमने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट के लिए एक्सप्रेशन भी निकाल लिए थे। वो जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आए थे, R बराबर k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a अपॉन k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a प्लस 4 अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर। और जब हम यहाँ इसे k और अल्फा के मान को रिप्लेस कर देते हैं, k और अल्फा का मान क्या होता है यहाँ पे, जैसा कि हम पहले लेके चल चुके हैं कि k बराबर आपके होता है अंडर रूट ट्वाइस m e अपॉन h बार स्क्वायर और अल्फा बराबर है यहाँ अंडर रूट ट्वाइस m v0 माइनस e अपॉन h बार स्क्वायर। यहाँ v0 माइनस e क्यों होता है? क्योंकि v0 का मान इस केस में e से कम है, e से अधिक है। यहाँ पर e लेस देन v0 अर्थात हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ विभव का मान आपतित कण की ऊर्जा से अधिक है। अल्फा और के के मानों को यदि हम इसमें रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास में ये मान आता है v और e के टर्म्स में ये होता है 1 प्लस 4e v0 माइनस e अपॉन v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a और माइनस 1। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट पारगमन गुणांक का मान 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a प्लस 4 अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर। और जहां हम अल्फा और k के मान को फिर रखते हैं तो ये मान कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4e v0 माइनस e और माइनस 1 जहां r प्लस t का मान 1 होता है। दोनों एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। जिसे याद करने का तरीका भी एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीचे डिनोमिनेटर दोनों में एक सा है, k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a प्लस 4 अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर। इसमें से अगर एक फर्स्ट पार्ट को यहाँ ले लेते हैं तो ये r बन जाता है, और सेकंड पार्ट को ले लेते हैं तब ये बन जाता है r और t। इस प्रकार से दोनों बन जाते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। अब हम लिमिटिंग केस डिस्कस करें, और लिमिटिंग केस में हमें ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन है। E लेस देन v0 तो रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स इसको नहीं समझा पाता कि ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो इसे हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी लिमिटिंग केस में किस प्रकार से होती है। यदि E टेंडिंग टू v0 है, E टेंडिंग टू 0, यदि आपकी आपतित कण की ऊर्जा 0 के लगभग बराबर है, लिमिटिंग केस है, उस स्थिति में आपके t का मान किसके बराबर होगा? E टेंडिंग टू अगर 0 अगर अपन लेते हैं, और उस स्थिति में जो आपके साइन हाइपरबोलिक अर्थात जो आपकी अल्फा a अगर E टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो अल्फा वहां से अगर आप देखेंगे तो अल्फा a बराबर हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस m v0 अपॉन h बार स्क्वायर इनटू t। ये आपके पास आ जाता है अल्फा a, और इस अल्फा a की मान
वो चूंकि लिमिटिंग केस में साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए लगभग अल्फा ए के बराबर होता है, और इन मानों को यदि अपन यूज लें तो परिणाम के रूप में जो रिजल्ट आता है उसे हम देख लेते हैं, इसके बराबर आएगा। उस स्थिति में जो ये मान कन्वर्ट हो जाता है, t का मान लिमिटिंग केस में लिमिट e टेंडिंग टू v0, e टेंडिंग टू v0 केस, ओके, नॉट e टेंडिंग टू 0, e टेंडिंग टू v0, e टेंडिंग टू v0 की स्थिति है, अर्थात वो केस अलग होता है। आपकी बुक में जो केस लिया है उसको अपन फॉलो कर लेते हैं। वो केस भी हो सकता है जब e का मान बहुत न्यून होता है, उस स्थिति में क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो e टेंडिंग टू v0 की स्थिति में चूंकि लगभग बराबर है ये लगभग बराबर है, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा a जो होगा उस स्थिति में अल्फा a के बराबर होता है। और यहाँ पर t का मान आ जाता है, अपन बहुत तरह के केस डिस्कस कर सकते हैं, बुक्स में कुछ कम दिए हुए होते हैं, तो आप बाकी सभी केसेस को भी देख सकते हैं। हम लोग तो क्या कई तरह के केसेस देखते हैं, तो कोई ना कोई केस ध्यान आ जाता है, तो सिमिलरली हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं। 1 प्लस mv0 a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस h स्क्वायर इनवर्स। अर्थात जो पॉसिबिलिटी हो सकती है केसेस वो आप कोशिश करके देख सकते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं किसी बुक में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, यू कैन थिंक अबाउट दैट आल्सो। इस प्रकार से ये इजीली यहां से आ सकता है। यहां देखिए ये पार्ट है, ये अल्फा a के बराबर हो गया, अल्फा का मान वहां से रख दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया तो इसके बराबर। यहां पर ये जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, यहां पर आपके पास में this factor is known as opacity. Opacity. पारदर्शिता, विभव क्षेत्र की पारदर्शिता अर्थात कितना ट्रांसपेरेंट है वो, कितना पारदर्शी है वो इस पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे कि v0 का मान कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, आपतित कण का मास कितना है, कांस्टेंट्स वैल्यूज यहाँ पे हैं, तो यहाँ से ओपेसिटी भी निकाली जा सकती है। तो यहाँ v0 a और m तीन वेरिएबल्स हो गए जिस पे ये ओपेसिटी डिपेंड करती है। तो ये लिमिटिंग केस में हमने ये देखा कि ये इसके बराबर आता है। यदि सपोज कर लीजिए कि आपके पास में जो दूसरा लिमिटिंग केस आपके ये दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि यदि आपके पास में अल्फा a का मान 1 से बहुत अधिक, यदि आपके पास में अल्फा a का मान अगर बहुत अधिक होगा, उस स्थिति में क्या होगा, अल्फा a का मान यदि 1 से बहुत अधिक है, उस स्थिति में हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा a लगभग 1/2 e की पावर अल्फा a के बराबर हो जाएगा, 1/2 e की पावर अल्फा a के बराबर हो जाता है। और उस स्थिति में आपके पास परिणाम यहाँ देखें कि 1/2 e की पावर अल्फा a, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में t इक्वल टू 1 प्लस v0 स्क्वायर e रेज़ टू ट्वाइस अल्फा a अपॉन 16e v0 माइनस e माइनस 1, और ये इक्वल टू आ जाता है अप्रोक्सीमेशन में, अगर हम 1 को इग्नोर कर दें तो ये जो आपके पास में जो फॉर्मूला नॉर्मली ट्रांसमिशन के लिए काम में लेते हैं, इसे आपको याद भी रखना है, अपॉन v0 स्क्वायर e रेज़ टू माइनस ट्वाइस अल्फा a। ओके, तो इसको आप याद रखना आपको। और यहां से आप क्या देख रहे हैं कि अल्फा a का मान जब 1 से बहुत अधिक होता है, अर्थात
चौड़ाई बहुत अधिक है, अल्फा का मान बहुत अधिक है, अर्थात V0 का मान अधिक है, उस स्थिति में t का मान अल्प होता है। और लिमिटिंग केस में जो मैं पहला बात बता रहा था आपको, अगर e टेंडिंग टू V0 होता है उस स्थिति में t टेंडिंग टू अगर 0 होता है उस स्थिति में t टेंडिंग टू 0 और r टेंडिंग टू 1 होता है। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसको कैलकुलेट कर रहे थे अपन शुरू में। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि जो कंडीशन है, ट्रांसमिशन की जो कंडीशन है वो 0 तभी होती है जब e का मान 0 होता है। अन्यथा e का मान अगर फाइनाइट है, परिमित है, तो ट्रांसमिशन की परिमित संभावना है और t का मान परिमित होगा। ठीक है। और e का मान 0 से अधिक है उस स्थिति में आपके पास में जो वैल्यूज है वो कम हो सकती हैं परंतु शून्य नहीं होगी। और ट्रांसमिशन का मान हमने ये निकाला है, ये देखिए आप किन फैक्टर्स को डिपेंड कर रहा है, अल्फा। दैट मींस ये देखिए ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ e रेज़ टू माइनस ट्वाइस अल्फा a, अर्थात अल्फा और a के मान के बढ़ने के साथ बहुत तेज गति से एक्सपोनेंशियली माइनस ट्वाइस अल्फा a से ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसको यदि हम रेक्टेंगुलर वेरिएबल में देखना चाहें कि किस प्रकार से वेव फंक्शन में परिवर्तन आता है तो उसे भी हम आराम से देख सकते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से देखें कि क्या चीज बताई गई है, क्या समझाया गया है। आपतित वेव, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग इसमें मैग्नीट्यूड में कमी आती है और जो इसके बाद में जो मैग्नीट्यूड रिमेनिंग रह जाता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से जो मैग्नीट्यूड रह गया वो यहाँ तक रह गया, जो भी पार्ट है, तो इसके बाद में वो उसी मैग्नीट्यूड से कांस्टेंट जो है वो पार्टिकल और कण गति करता रहेगा। यहाँ कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी v का मान 0 है, यहाँ v का मान v0 है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल डीके जो दिखाया गया है यहाँ v का मान 0। तो जो मैग्नीट्यूड में कमी आ जाती है एक्सपोनेंशियल डीके से वो कंटिन्यू, उसके पश्चात में कोई कमी नहीं आती, वो कांस्टेंट जो वेव है पहले रीजन की तरह वो कंटिन्यू होती है। परंतु यहाँ जो कमी आएगी ट्रांसमिशन में, यहाँ जो पारगमन में कमी आएगी इस v0 की वजह से, वो इस फैक्टर पे डिपेंड है। इसी पार्ट को हम आगे काम में लेंगे, अल्फा डीके को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि यदि आपके पास में आपतित कण की ऊर्जा E का मान V0 से अधिक हो, उस स्थिति में ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी और उनके मान किस प्रकार से होंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।